इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग FR1, FR2, CFA1, MSA1। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए करते हो? Who's the beneficiary? Who's the no? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, मेनली फॉर आउटसाइडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। शेयर होल्डर्स आर इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, गवर्नमेंट, debtors, creditors, etc., customers, suppliers and public in large। तो जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं या पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, दोज आर फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये किसके लिए? फॉर फैक्ट्रीज के लिए हो सकती है, और फॉर इनसाइड यूज ऑफ द कंपनी, कंपनी के इंटरनल इस्तेमाल के लिए। अब मुझे जरा सोच के बताइए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताना है, क्या फाइनेंशियल अकाउंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या कॉस्ट अकाउंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, आपके पास दो अकाउंटेंट है, एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा है फॉर मैनी यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एक कॉस्ट अकाउंटेंट है जो सिर्फ कॉस्टिंग कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा है फॉर इंटरनल पर्पस ओनली। तो बीइंग अ बिजनेसमैन आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? आहा, क्या खूबसूरत बात किया आप लोगों ने। कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल अकाउंटेंट तो मेरे किसी काम का नहीं है, उसने मुझे क्या फायदा पहुंचाया? वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना रहा है, जो SECP के लॉज हैं, FBRs के लॉज हैं, गवर्नमेंट के जो कवानीन है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसको कंप्लाई करने के लिए मैंने एक डिपार्टमेंट रखा हुआ है, और वो अकाउंट्स बना के लोगों को दे जा रहा है। मुझे भी एक बिजनेसमैन तो उसने कोई मुनाफा नहीं दिया ना, लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो मेरे लिए बड़ा अहम है। उसने मुझे बताना ये कुर्सी कितने की बनी, वो मुझे बताएगा कितने की बनी, तो मैं उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा ना। वो मुझे बताएगा कि कुर्सी जितने की बनती है इसको कम कैसे करना है कीमत को। क्या खूबसूरत बंदा है वो, मेरे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो कॉस्ट अकाउंटेंट। तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, दो लोग उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक वो बंदा जो कस्टमर लेके आता है, और यार कितना अच्छा मुझे कस्टमर ला के दे रहा है, और दूसरा वो जो उसकी कॉस्ट को कम कर रहा है, कॉस्ट को बचा रहा है, खर्चे को बढ़ने नहीं दे रहा। तो अब आप जरा बिजनेस में मान कर सोचें, क्या फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है उसको ज्यादा सैलरी देना पसंद करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटेंट को? क्या बात है, मेरे अल्फाज आपके मुंह से आ रहे हैं, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं। लिहाजा कॉस्ट अकाउंटेंट इज इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी एंड इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट फॉर द बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, और इसमें हम उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। हमारी इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं। ये थोड़ा सा जी पेपर का पैटर्न है, 3 हिस्सों में आपके सिलेबस को ग्रिड किया हुआ है, ABC, कितने गई सी। कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, हम इंशाल्लाह प्रोडक्शन समझेंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट क्या है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सबका पास है ना, उसमें एक चैप्टर पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, पढ़ा था आप लोगों ने, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। ये वो वहाँ वो बेसिक्स था, यहाँ पे आगे उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। कॉस्ट फ्लो, व्हाट इज कॉस्ट फ्लो? कॉस्ट फ्लो का मतलब ये है कि गाड़ी का फ्रेम एक डिपार्टमेंट लेके आया, दूसरे ने इंजन फिक्स किया, तीसरे ने दरवाजे लगाए, चौथे ने टायर लगाए, पांचवें ने क्या किया, पेंट कर दिया, छठे ने इंस्पेक्शन कर दी, सातवें ने अंदर साउंड सिस्टम लगा दिया, आठवें ने साइड मिरर्स लगाए, नौवें ने विंडो लगा दी, 10वां बंदा आया उसने लाइटें लगा दी, 11वां बंदा उसने आके चक चुक किया और गाड़ी तैयार। हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट ट्रांसफर करता जा रहा है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट फ्लो। इंशाल्लाह ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और तीसरा हिस्सा है कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग, कॉस्ट को कैसे मैनेजमेंट करनी है इसकी प्लानिंग करेंगे, और उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, कितना बनाना है, खुद बनाइए या बाहर से खरीदें। टोयोटा करोला गाड़ी का नाम सुना होगा आपने, कौन बनाता है टोयोटा करोला गाड़ी? टोयोटा करोला गाड़ी कौन बनाता है? कौन सी कंपनी होती है? टोयोटा करोला कौन गाड़ी बनाता है? होंडा वाले तो नहीं बनाएंगे ना, टोयोटा वाले बनाते हैं यार, कम ऑन यार। टोयोटा करोला गाड़ी कौन बनाता है? और उसके टायर कौन से लगे होते हैं?
पाकिस्तान में जो गाड़ी आती है ना टोयोटा करोला, उसमें टायर लगे होते हैं जर्नल के। जर्नल इज अ कंपनी। टोयोटा करोला खुद क्यों नहीं टायर बनाते? टायर तो किसी और कंपनी के लगा दिए। ये डिसीजन करना आपने कि खुद बनाना सस्ता पड़ेगा, किसी से खरीदने वो सस्ता पड़ेगा। ये हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखना है। टोयोटा करोला गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम लगा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कैनवुड। टोयोटा करोला खुद क्यों नहीं अपने साउंड सिस्टम बनाता? भाई इतनी गाड़ियां बनानी है, अपना साउंड सिस्टम क्यों नहीं लगाते? कैनवुड का क्यों लगाते हैं? डिसीजन। ये डिसीजन कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह डिसीजन मेकिंग इसमें सीखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना नहीं है बेटा। जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रूल और डेबिट क्रेडिट आते हैं ना, व्हाट इज टू डेबिट, व्हाट इज टू क्रेडिट व्हेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैपन, उसको हम अकाउंटिंग का किंग कहते हैं। उसके लिए अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है। लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो अब सॉफ्टवेयर का काम है। हमारा काम क्या है? ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, उसमें से डेबिट क्रेडिट को सही तरह से आइडेंटिफाई करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना, दैट इज आवर जॉब। तो बीइंग अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो डेबिट क्रेडिट को जानता है ना, वो अकाउंटिंग का बेताज बादशाह, उसकी कभी गलत अकाउंटिंग नहीं होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में जिसको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का पता है ना, उसके लिए पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग आसान है। तो हमने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के 3 इसके बुनियादी कंपोनेंट है, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मटेरियल। दूसरे नंबर पे है ओवरहेड, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट, उसके बाद तीसरे नंबर पे। जिस तरह से हर चैप्टर के अंदर जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है ना, उसी तरह हर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड आएगा। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इसका मतलब क्या हुआ? हमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड पे ज्यादा टाइम लगाना है, इसको अच्छा समझना है। जितना मर्जी मुश्किल सवाल हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, आपको पता है कि करंट एसेट्स क्या है, आपको पता है कि एक्सपेंसेस क्या है, उसके फ्री के नंबर है। इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग में जितना मर्जी मुश्किल सवाल हो, मटेरियल तो वही है ना मैन्युफैक्चरिंग में, ओवरहेड तो वही है ना, लेबर तो वही है ना, तो बेसिक नंबर हमें लाजमी मिल जाएंगे। तो जो बेसिक नंबर आपको लाजमी मिल जाएंगे, उसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर पास करना आसान है। तो हमें हर स्टेप के अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। तो हमने बेटा इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा अच्छा हम मटेरियल को समझेंगे, फिर दूसरे नंबर पे ओवरहेड्स को। ये 2 चैप्टर हमें अच्छी तरह समझ आ गए, जिसका मतलब अगले हर चैप्टर का 20-20-30-30% हमें समझ आ गया। तो इस वजह से हम मटेरियल, ओवरहेड पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे इंशाल्लाह, और इसी ने हमें पेपर पास करा देना। ओके जी, एक फैक्ट्री का मैंने यहाँ पे ब्रीफ सा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है तरतीब से। फैक्ट्री में सबसे पहले क्या होता है? प्लानिंग करते हैं और डिज़ाइनिंग करते हैं। यानी समझ लें कपड़े की फैक्ट्री है। ख़वातीन का आजकल सर्दियों के कपड़े लेने का मूड हो रहा होगा। कौन कौन से होते हैं? खद्दर, लीलन, और क्या क्या होता है? वेलवेट, लेट्स सपोज, इनमें से कोई कपड़े हैं। इसकी प्लानिंग चल रही होगी कहाँ पे? फैक्ट्री के किसी दफ्तर में बैठ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मार्केटिंग हेड, जिसको हम NSM कहते हैं, नेशनल सेल्स हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सारे इकट्ठे बैठे होंगे सर जोड़ कर कि इस दफ़ा ख़वातीन को कौन सा डिज़ाइन देना है कपड़े का, और कितनी ख़वातीन खरीद रही होंगी। बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, अपनी मार्केटिंग को कंसीडर करते हुए, प्रीवियस कस्टमर सेल्स को कंसीडर करते हुए, वो क्या कर रहे होंगे? बैठ के डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशंस, मटेरियल और प्रोसेसेस, इसके ऊपर प्लान बना रहे होंगे। क्रिएटिंग अ डिटेल प्लान ऑफ प्रोडक्ट दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड, जो हमने बनानी है उसकी प्लानिंग चल रही होगी। ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप किसी भी फैक्ट्री में, प्लानिंग और। ठीक है, प्लानिंग के क्या होता है? प्लान बन गया, अब उसके एग्जीक्यूशन का टाइम है। कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? धागा खरीदना पड़ेगा। जिसका कपड़ा बनाना है, धागा खुद बनाएंगे, धागा खरीदें। मेरे पुप्पा की लुम्मे हैं, यानी वो धागा खरीदते हैं, सिर्फ कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बनाते हैं। वो कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? धागा चाहिए। उसके बाद कलर यानी तरीके की प्रिंटिंग होती है, तो प्रिंटिंग का मटेरियल भी तो चाहिए ना। तो प्रिंटिंग मटेरियल क्या होगा? डिफरेंट कलर्स चाहिए होंगे जो कपड़े के ऊपर प्रिंट करते हैं। उसके बाद एक होती है एम्ब्रॉयडरी। मैं शादी करता हूँ इसलिए मुझे सारी चीज़ों का पता है।
क्योंकि ख़वातीन के साथ शॉपिंग करने जाना पड़ता है। तो खैर मैं बच्चे संभालता हूँ, लेकिन जब नई नई शादी होती है तो सारी चीज़ें अच्छा कि ये तो तब मुझे पता चल गया अच्छा लड़कियों की इतनी सारी वैराइटीज होती हैं। बंदियां दी वही शर्ट बचपन तो लाके बड़े वही काला कलर तो वही ब्राउन कलर। एनी हाउ, तो अब वो जो एम्ब्रॉयडरी करनी है मुझे उसका भी मटेरियल खरीदना है। तो अब सोर्सेज एंड प्रोक्योरमेंट का टाइम आ गया। सोर्सिंग यानी कहाँ से खरीदना है, द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स, किससे बनाना है, इक्विपमेंट्स और सप्लाईज, उसका पैकिंग मटेरियल वगैरह। दिस में इन्वॉल्व वर्किंग विद सप्लायर्स, उनसे कोटेशंस लेते हैं, नेगोशिएशन करते हैं उनसे कीमतों की, ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर आपके पास चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये दूसरा स्टेप है प्रोक्योरमेंट। ठीक है, जैसे घर में मेहमान आने हैं, अब घर की फैक्ट्री को भी साथ ले आते हैं। 12 रबीउल अव्वल का ख़त्म दिलाना है घर में, कुछ लोग नहीं भी दिलाते। या चलें घर में किसी की दावत करनी है, सीए इंटर पास किया, सबको बारबेक्यू पे बुलाना है। सबसे पहले प्लानिंग क्या होगी, कितने बंदे, बंदियाँ, बच्चे। बंदे जो है आधा किलो गोश्त खाते हैं, बंदियाँ जो है वो 250 ग्राम यानी 1 पाव गोश्त खाते हैं, बच्चे जो होते हैं उनको 100 ग्राम ऐड किया जाता है। प्लानिंग चल रही है काफ़ी के ऊपर किस चीज़ को इन्वाइट करना है। दूसरा काम क्या, अभी छीदिया मीदिया गोश्त लेके आओ, वो मसाला लेके आओ, वो सब्जी लेके आओ, अब चीज़ें इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे क्या है जी, अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग। धागा आ गया, सारा कुछ आ गया। अब खड्डियों के अंदर, मशीनों के अंदर धागा लगा दिया गया, अब कपड़ा बनना शुरू हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो गई, उसकी डिफरेंट किस्म की ऊपर डिज़ाइनिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, वट। इसी तरह घर में भी अब मसाला लग रहा है, मैरिनेशन हो रही है, कोयले चलाने शुरू कर दिए हैं, सीखों में परोना शुरू कर दिए। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पानी आ रहा है। ओके, द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल, यानी वो जो कच्चा गोश्त था, इनटू फिनिश गोश्त, उसको बारबेक्यू में कन्वर्ट किया, जो धागा था उसको कपड़े में कन्वर्ट किया, यूजिंग वेरियस टूल्स, मतलब इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए हमने, बारबेक्यू छुरी से पीस किए, सीखों के अंदर पिरोया उसको, फिर वो अंगीठी पे रखा, डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करने पड़े ना। इसी तरह कपड़ा बूंदने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, बेल ले जाने के लिए, उठाने के लिए आपको लिफ्टर चाहिए, फिर उसको मशीन में फिक्स करने के लिए वो लिफ्टर जो है उसको उठा के फिक्स करते हैं, फिर आगे रोलर्स होते हैं उसको घुमाते हैं, फिर आगे मशीन के अंदर जाता है, वहाँ पे खड्डियाँ लगी होती हैं, वो कपड़े को बूंदते हैं, बूंदने के बाद फिर आगे कपड़ा आगे फ्लू करता है, उसके ऊपर स्टैंपिंग होती है यानी छापा लगता है, कलर होता है, फिर उसके बाद कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद उसकी पैकिंग और कपड़ा तैयार। तो ये नीचे कटिंग डिपार्टमेंट है, शेपिंग डिपार्टमेंट है, असेंबली डिपार्टमेंट है, पैकिंग डिपार्टमेंट है। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो फैक्ट्री में भी यही काम होता है। अब मैन्युफैक्चर हो गया, बारबेक्यू तैयार हो गया, हॉट पॉट में आ गया, उनकी काम करना है। उधर से खाना खुलता है, उधर से बंदे खुल जाते हैं। कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। अब अब्बा ने, चाचू, मामू, ताया ने देखना भी तो है ना कि सही पका कि नहीं। जैसे घर में अम्मा आगे बोटी को चेक करती है, मसाला चेक करती हैं, तो फैक्ट्री के अंदर भी सुपरवाइजर्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल वाले होते हैं, कपड़े की क्वालिटी को चेक करते हैं कि जो सैंपल्स है उसके मुताबिक बना है। अगर कहीं पे कोई डिफेक्ट आ गया, कमी रह गई, उसको आगे साइड पे कर देते हैं। तो एवरी यूनिट यूज टू बी इंस्पेक्टेड। तो उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल है, हर गाड़ी का पेंट चेक करते हैं, उसके स्क्रू टाइट आए या नहीं, लाइटें सही लगी है कि नहीं, अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल। तो टू इंश्योर द फाइनल प्रोडक्ट मीट्स द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स, जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स है वो क्या मीट हो रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इज पुट इन प्लेस। ये काम क्या करते हैं, ये इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद ये टेस्टिंग भी करते हैं। गाड़ी जो है ना पहले चलाई जाती है, इंजन लगाते हैं, उसको चला के चेक करते हैं, ब्रेक्स लगा के चेक करते हैं कि चल भी रही है या नहीं। देन मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, जो ज़रूरत है उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया। फिनिश होगी प्रोडक्ट, क्वालिटी उसकी मीट होगी, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट डिपार्टमेंट, शिपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब उस कपड़े को उस दुकान तक पहुंचाना है ना जहाँ बेचना है, उस रिटेल आउटलेट्स तक या होलसेलर तक पहुंचाना है। तो अब आपकी आगे शिपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बारबेक्यू हॉटपॉट अब प्लेटों में लगा के सजाना है टेबल्स के ऊपर, वो क्या होते हैं, सर्विंग जिसको कहते हैं। तो एंड यूजर तक उसको पहुंचाना तो भी तो है ना, ताकि उसकी एक्सेस में आ जाए, वो ऐसे अटैक करे लाइन की तरह। तो इसी तरह दुकान पे भी पहुंचाना है, तो उसको हम कहते हैं शिपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या आता है जी, शिपिंग कंपनीज को इन्वॉल्व किया जा सकता है, लॉजिस्टिक्स चाहिए होते हैं आपको, टू इंश्योर द प्रोडक्ट आर डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड गुड कंडीशन, सही वक्त पे पहुंचे, सही हालत में पहुंचे। ठीक है जी।
तो ये शिपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन। कारोबार को चलाने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं ना होती, घर में सिर्फ किचन नहीं है ना, बाकी भी डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? किसी की जिम्मेदारी रिपेयर मेंटेनेंस करना, किसी की जिम्मेदारी बिल जमा कराना, किसी की जिम्मेदारी पैसे कमा के लेके आओ, किसी की जिम्मेदारी दरवाज़ा खोलो, किसी की जिम्मेदारी झाड़ू पोछा करो, किसी ने बर्तन मांज रहे हैं, किसी ने रोटियां बनानी। इस तरह फैक्ट्री के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। क्या काम करना है उन्होंने? रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, हायरिंग कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ये HR का काम है। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग बेचारे बैठ के बजट बना रहे हैं और कॉस्टिंग बना रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स के ऊपर। फाइनेंशियल कंप्लायंसेस देख रहे होते हैं, वो टैक्स मैनेजमेंट करनी है, रिस्क मैनेजमेंट, ये फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बेचारा वो जो दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं। एनी हाउ, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन में ही IT भी आ जाती है। घर का जब नान लेने किसी को भेजा हुआ तो फ़ोन लेके बुलाओ, जल्दी फटाफट कर, खाना ठंडा हो रहा है। IT वो मोबाइल से कॉल करते हैं, नहीं तो अब्बा की आवाज़ ऊँची हो तो दुकान तक भी पहुँच जाती है, दूर तक आवाज़ पहुँच जाती है। अब्बा नीचे होते हैं, तीसरी मंजिल में भी आवाज़ आ जाती है, सोए हुए हाँ जी अब्बू जी। इसी तरह कंपनीज के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या आता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स, यानी कंप्यूटर्स और उसके सॉफ्टवेयर्स। जो एम्ब्रॉयडरी मशीन्स होती हैं इसका भी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जो डिज़ाइनिंग मशीन्स होती है उसका भी पहले डिज़ाइनिंग होती है। नेटवर्क मैनेजमेंट, कैसे एक दूसरे के साथ मोस्टली के सारे डिपार्टमेंट। साइबर सिक्योरिटी, ताकि कोई आके आपका डाटा हैक ना कर ले। डाटा प्राइवेसी, जिसको जो डाटा जाना चाहिए वही मिले। हर डिपार्टमेंट को तमाम डाटा की ज़रूरत नहीं होती, जिससे रेलिवेंट जो डाटा उसको वही अवेलेबल हो, तो इसको प्राइवेसी कहते हैं। लीगल एंड कंप्लायंसेस, गवर्नमेंट ने जो कहा हुआ है उसकी कंप्लायंसेस। कम्युनिकेशन, फैसिलिटी मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें उस फैक्ट्री में ही चल रही होती हैं। उसके बाद वो फैक्ट्री रिपेयर मेंटेनेंस, पेंट खराब हो जाती है चीज़ें उसको ठीक करने वाला है अदर डिपार्टमेंट्स। तो इस तरह से बेटा जी ओवरऑल फैक्ट्री का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये मैंने कोशिश की आपको आपकी घर की फैक्ट्री से रिलेट करके आपको इमेजिनेट करा सकूँ कि व्हाट इज़ फैक्ट्री, व्हाट फैक्ट्री डू, हमने क्या करना है फैक्ट्री के लिए। चंद एक मैंने फैक्ट्रीज जो मैंने अपनी ज़िंदगी में विजिट की हुई हैं। पेल, हीरा टेक्सटाइल, वारिद, ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके। गैपको, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर, जैसे लेस्को है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। वापडास NTDC से बिजली खरीद कर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पेप्सी, ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? बेवरेजेस एंड स्नैक्स, ये जो लेज वेगी टाइप है। उसके बाद जामचोरो जॉइंट वेंचर JGVL, ये LPG गैस बनाते हैं, रक्षों में नहीं जो लगाई जाती, दे मैन्युफैक्चर LPG गैस। फिर मैंने सितारा केमिकल, ये केमिकल्स बनाते हैं जो आपके साबुन में, टूथपेस्ट के अंदर सोडा यूज होता है ना, सोडियम। आप में से फिजिक्स किसने पढ़ी है? केमिस्ट्री किसने पढ़ी है? केमिस्ट्री सबने पढ़ी है। केमिस्ट्री में आपने नमक का एक फार्मूला देखा होगा, सोडियम क्लोराइड। सितारा केमिकल वाले क्लोराइड गैस को अलग करते हैं, सोडियम को अलग करते हैं। वो सोडियम आगे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, इन चीज़ों में यूज होता है। तो दैट इज फैक्ट्री अगेन एंड मैनी अदर। इन तमाम फैक्ट्रीज को मैंने विजिट किया, इसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मैंने कहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस देखे। अब देखते हैं कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ेंगे। आपको याद होगा आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, GP आ गया, गुलशन पार्क नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट आ गया। वेयर इज कॉस्ट अकाउंटिंग? ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी अब हम इस पूरे सब्जेक्ट में ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये स्टेटमेंट कहाँ से आएगी? ये हमारे डिपार्टमेंट से आनी है। दिस इज आवर डिपार्टमेंट इन दिस सब्जेक्ट। हम कॉस्ट अकाउंटेंट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक कंपोनेंट पे काम करते हैं बस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये स्टेटमेंट हमने बना के देनी है। दिस फाइनल आउटपुट, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आउटपुट क्या है? व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग? सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होता है ना, उन्होंने इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, चेंजेस इन इक्विटी है, कैश फ्लोज एंड नोट्स। दिस इज द फाइनल आउटपुट। आप जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, 5 सब्जेक्ट्स आपने CA में पढ़ने आउट ऑफ 21, टू मैनी सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट्स पढ़ के बनाना की है, जिन तो नहीं ना बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। हम ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़े, इसकी रिपोर्ट क्या है? इसका फाइनल आउटपुट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड स्टेटमेंट, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, दिस इज आवर फाइनल आउटपुट, और उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगी, ये है हमारा आउटपुट। ठीक है जी, उसमें हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कितनी कॉस्ट है, ये ओपनिंग क्लोजिंग के एडजस्टमेंट करने के बाद वो बनाते हैं। अब आते हैं जी CM में, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमने पढ़ी थी कॉस्ट अकाउंटिंग, अब इसको कह दिए कॉस्ट, फिर कहा गया मैनेजमेंट भी करो और उसकी अकाउंटिंग। हमें कॉस्ट में आपको दरमियान मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं, आप हमसे बेहतर है ना, हम तो वो 1900 के ज़माने के लोग, जिस ज़माने में ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना टिकटॉक था, ना वो स्ट्रीक्स वाला क्या था, स्नैपचैट, ना वो स्नैपचैट था। हम हैं किस ज़माने के, जब याहू मैसेंजर था या MSN मैसेंजर था, पुराने ज़माने के लोग हैं। हमें पढ़ाई जाती थी कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको क्या पढ़ाई जा रही है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, यानी कॉस्ट भी और आपको मैनेज करना भी सिखाया जाएगा। और जब मैं अंदर खोल के देखता हूँ है सब कुछ वही जो मैंने पढ़ा हुआ है, सिर्फ नाम बदल दिया है, रैपर बदल गया, अंदर सब कुछ वही है। अब बेटा इस पेपर में देखें, इस पेपर को पास करने के तरीके, यानी इस पेपर को समझें है क्या। अगर आपको ये पेपर नहीं आता ना, नहीं भी आता, लेट्स सपोज, आप फिर भी इसमें से 30-40 नंबर ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर मैथमेटिक्स नॉलेज, जो आपने PRC में पढ़ा ना, QM क्वांटिटेटिव मेथड, उसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन और थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन, इसको यूज करके आप इसमें से 30-35 नंबर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने तो 40 लिख दिया, मैं कैलकुलेशन का नंबर है ये। प्राइस कैलकुलेट करें, कॉस्ट कैलकुलेट करें, प्रॉफिट कैलकुलेट करें, मार्जिन कैलकुलेट करें, यानी परसेंटेजेस लें, ग्रॉस अप करें, नेट ऑफ करें, इसको ऐड करें, इसको लेस करें, कैलकुलेशन का नंबर है। कोई सेट पैटर्न नहीं है, चंद एक सवालों में सेट पैटर्न है, नहीं अदरवाइज कोई सेट पैटर्न नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बड़ा स्टैंडर्डाइज किस्म के सेट पैटर्न होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है। तो 40% इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। तो आपने ज़हन में रखना है कि हर सवाल के अंदर मैथमेटिक्स, हर सवाल के अंदर मैथमेटिक्स। को 20% के करीब मैं समझता हूँ अंग्रेजी का काम है, जिसको अंग्रेजी समझ आ गई, मैं इंग्लिश नहीं कहता, जानबूझ कर अंग्रेजी कहता हूँ, जिसको अंग्रेजी समझ आ गई, यानी सवाल का डाटा समझ आ गया, वो ऐसे इसको सॉल्व करेगा। कैफ के 9 सब्जेक्ट्स में से, ये मेरी बात गौर से सुननी है, कैफ के 9 सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा जो एम्फसिस रहना चाहिए वो इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे है। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे 20 मिनट लगा दो, अगले 10 मिनट में सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे 25 मिनट लगा दो, 5 मिनट में सवाल हो जाएगा। यानी इतना इंपॉर्टेंट है इसका सवाल समझना। अगर आपको उसका सवाल ना समझ आए, आप 3 घंटे बैठे तो सवाल नहीं सॉल्व होना। तो 2 स्किल्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। पहली मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस करनी है हमें, छोटी छोटी कैलकुलेशंस के नंबर, नहीं आता सवाल फिर भी कैलकुलेशन से हमने पास हो जाना है। दूसरा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, घर के किचन के अंदर आ जाना है। हम देखिए आधी कॉस्ट अकाउंटिंग घर के किचन से पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। पहली असाइनमेंट भी हमारी, हाँ है अभी टाइम, चाय बनाने की, आज हम चाय पीते हैं ना, हम आज इसकी कॉस्टिंग सीखेंगे इंशाल्लाह घर जाके। तो बेटा जी 40% कैलकुलेशन, 20% इंग्लिश, बाकी 40% CM में है, वो वैसे ही आसान है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग आसान है। कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल क्यों लगती है बच्चों को? क्योंकि उनकी अंग्रेजी कमज़ोर है, सवाल पढ़ने की आदत नहीं है, समझने की आदत नहीं है, रट्टे की आदत है कि 2-3 लफ्ज़ समझ में आए पूरा रट्टा छाप के आ जाए। इसमें ऐसे नहीं होना। एवरी क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड, एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्डिंग दे यूज। बिजनेस सिनेरियो देता है ना, हर बंदे का समझाने का अंदाज मुख्तलिफ, गल एक ही है, ये और तरीके से करेंगे, ये और तरीके से, ये और तरीके से। एग्जामिनर ने पूछना वही है, लेकिन नया एग्जामिनर नया तरीका पूछने का, अंदर सब कुछ वही है, वही मटेरियल, वही लेबर, वही ओवरहेड, हमने वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। तो वी शुड हैव एन आर्ट। इस क्वेश्चन में हमें रिलेटेड डाटा समझना है कि सवाल से रिलेटेड क्या है, पूछना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग स्किल नंबर 1, नंबर 2 मैथमेटिक्स, और फिर अगर 2 चीज़ें आ गया तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो बहुत आसान है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मुश्किल ही ये ऊपर वाली 2 चीज़ें करती हैं। मैंने लिखा जी वेरी इजी, उसमें भी मटेरियल लेबर ओवरहेड आ गई तो पास, यानी मटेरियल लेबर ओवरहेड प्लस कैलकुलेशन, पेपर पास आसानी से। लेकिन अगर आप सवाल नहीं समझेंगे, मैथमेटिक्स को नहीं समझेंगे, कैलकुलेशंस को नहीं समझेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, समझते रहेंगे तो आसान होता रहेगा, नहीं समझोगे तो सारी जिंदगी की स्ट्रगल है। वाई CM इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस?
क्यों इंपॉर्टेंट है जी, बताइए इसका जवाब। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए मेरी जो प्रोडक्ट बन रही है वो कितने की बन रही है। आज आप जहन में रखिए, जो आज आपकी पहली असाइनमेंट है, आपने चाय खाना बनाना है। लाहौर में बेतहाशा बने हुए हैं, कहानी, कोठा, और कौन कौन से हैं, नाम बताएं, चाय खाना, चाय कदा, और पता नहीं, वट एवर, छतों पे बन गए हैं, प्लाटों में बन गया, जगह जगह पे चाय खाने बन गए। तो आप समझ लें कि आपने भी अपना एक चाय खाना बनाना है। जो आपकी चाय की रेसिपी है वो किसी और की कहाँ, जो आपके घर में केमिकल वाला दूध आता है वो किसी और घर में कहाँ, जो आपके घर में पठान वाली पत्ती आती है वो किसी और के घर में कहाँ। तो जो आपकी चाय है वो दूसरों से मुख्तलिफ है। तो हमने सबसे पहले आज चाय की क्या करना है, चाय की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। चाय में क्या क्या मटीरियल आता है, दूध, मिल्क, चीनी, पत्ती, पानी, और कोई लोग इलायची ऐड करते हैं, कोई उसमें अदरक ऐड करता है, कोई सौंफ ऐड करता है, कोई लौंग ऐड करता है, कोई मग में पीता है, कोई कप में पीता है, क्वांटिटी भी मैटर करती है। उसके बाद कोई डिस्पोजेबल कप में पीता है, कोई लिफाफे में लेके आता है, घर में आके जो बर्तन मिला उसमें पी। तो हर किसी की चाय की कीमत दूसरे से मुख्तलिफ है। किसी का गवाला 150 रुपये किलो दूध पानी देता है, किसी का गवाला 250 रुपये में वही दूध पानी ज़्यादा, दूध कम पानी देता है तो दूध ही। एनी हाउ, तो आज आपकी असाइनमेंट क्या है बेटा, आपने अपने चाय के कप की कीमत कैलकुलेट करके आनी है। खबरदार किसी ने मुझे आया कहा कि सर हॉस्टल में मैं रहता हूँ और मैं बाहर जाता हूँ, बरकत मार्ट में 70 रुपये की ले, मेरी तो कीमत ही है। अपने घर की चाय की कीमत कैलकुलेट करनी है अपने घर वालों से कॉन्टैक्ट करके। तो उसमें क्या क्या मटीरियल है, कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए ज़रूरी है बेटा, मुझे मेरी चाय की कीमत पता होगी तो आगे मैं कस्टमर से उसके मुताबिक कीमत चार्ज करूँगा। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कैलकुलेशन, जो आज आप करके लेके आएंगे इंशाल्लाह। दूसरा क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट में लीकेजेस होती हैं। लेट्स सपोज आप किसी रेस्टोरेंट का बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं बिजनेस, आपने वहाँ पे बनानी है दम पुख्त बिरयानी, दम पुख्त पुलाव, सॉरी दम पुख्त बनना है। उसके अंदर बादाम डलते हैं, अखरोट डलते हैं, गिड़ियाँ डलती हैं। आपने स्टैंडर्ड रखा हुआ है 100-100 ग्राम 200-200 ग्राम डलनी है। लेकिन जब कस्टमर के पास पहुँचते हैं उसमें से 50-50 ग्राम निकलती है, बाकी 150 ग्राम किधर, वो जिसने डालनी है वो ऐसे मुंह में डालता जा रहा है। तो लीकेजेस, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, लीकेजेस। आपने बेकरी बनाई हुई है, उसमें मक्खन से आइटम्स बननी है और मक्खन वहाँ के लेबर के पराठे के ऊपर लग रहे हैं, उसकी ब्रेड के ऊपर लग रहे हैं और वो नाश्ते चल रहे हैं, लीकेजेस। तो कॉस्ट की मैनेज करना, कॉस्ट को मैनेज करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना कि ज़्यादा ना हो, बढ़े ना, इतनी ही रहे, कम हो, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तीसरा काम, डिसीजन मेकिंग इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि मुझे क्या बनाना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी टोयोटा की एग्जांपल ली, टायर खुद क्यों नहीं बनाते, दिस इज डिसीजन मेकिंग डेड बाय टोयोटा करोला कि हमने जनरल के टायर लगाने हैं। एप्पल किसी और कंट्री में उनका हेड ऑफिस, किसी और कंट्री में वो बनी, मैन्युफैक्चरिंग आगे कर रहे हैं चाइना में, वाई चाइना में प्लांट लगाए, यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। डिसीजन, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, वहां पे जाके बना लो। हाँ जी, क्या बात है। मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, ओके जी। उसके बाद ये कॉस्ट अकाउंटेंट मैंने लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटेंट जनरेट प्रॉफिट इनडायरेक्टली, कैसे, बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप ये इस सवाल का जवाब पहले से दे दिया हुआ है। ये इस डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस है। हम कॉस्ट अकाउंटेंट अगर बनने जा रहे हैं तो मेरी नज़र में हम फाइनेंशियल अकाउंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट का सबब बनना है। मुझे बताइए फाइनेंशियल अकाउंटेंट कैसे प्रॉफिट का सबब बन सकता है? सोच के बताइए। आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी, R1 पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, R2 भी पढ़ेंगे। सोच के बताइए फाइनेंशियल अकाउंटेंट की वजह से कभी कारोबार में प्रॉफिट आया हो? फाइनेंशियल अकाउंटेंट किसको करता है? वो तो सेल्समैन करता है। अकाउंटेंट तो बेचारा पीछे किसी दफ्तर में बैठा हुआ है, बस स्टेटमेंट बताता है बेचारा। है, देखो सही कहा इस लड़की ने, बिल्कुल सही कहा। वो बेचारा बैठ के एक दफ्तर में उसने सिर्फ स्टेटमेंट्स बनानी है, इन कंप्लायंस ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन कंप्लायंस ऑफ SACP's लॉज, कंपनीज एक्ट को देखते हुए, टैक्सेशन के मैटर्स को, बैक एंड जॉब है।
वैल्यू क्या ऐड कर रहा है, सिर्फ कंप्लायंस करा रहा है, ठीक है, रिपोर्ट्स बना के इशू कर रहा है, ये उसकी कीमत, उसकी वैल्यू है और अच्छा चार्ज हो रहा है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट क्या कर रहा है, वो मालिक का पैसा बचा रहा है, जितनी वो कॉस्ट कम करेगा उतना प्रॉफिट ज्यादा। प्रॉफिट दो तरह से ज्यादा हो सकता है ना, सेल्समैन ज्यादा बेच दे तो उसने कंपनी में कस्टमर ज्यादा लेके आया, सेल्स ज्यादा हुई, हर प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो ज्यादा यूनिट बेच के प्रॉफिट बढ़ा रहा है सेल्समैन, सेल्स डिपार्टमेंट। और कॉस्ट अकाउंटेंट क्या कर रहा है, यूनिट की कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट बढ़ा रहा है, तो दोनों प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। तो दोनों सेठ के क्या है, लाडले हैं, दोनों की सैलरी भी ज्यादा है, दोनों की गाड़ी भी अच्छी है, दोनों के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जाते हैं, दोनों बाहर मुल्कों में घूमने फिरने भी जा रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट में बेटा इतनी जान है कि आप किसी बिजनेस की कॉस्ट को कम करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। हमने इस सब्जेक्ट में इस लर्निंग आउटकम को सीखना है, हम कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कैसे कॉस्ट को मैनेज करेंगे, कैसे उसको कम करेंगे, और उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर डिसीजन मेकिंग सीखनी है इंशाल्लाह। तो कॉस्ट अकाउंटेंट इनडायरेक्टली प्रोड्यूस द प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो उसकी मद्देनजर, उसकी सुपरविजन में, उसके होते हुए जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी कॉस्ट को कम करने के तरीके बताने हैं उसने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना चाहिए, ये कुछ नसीहतें हैं जी, आपसे पहले वाले बैच में लिखी हुई हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है, अब हम समझाते ज़्यादा हैं, लिखते कम है, थैंक्स टू दीज स्क्रीन्स, दीज स्टाइलस थिंग्स। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, हमें क्या करना है बेटा, इस पूरे सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करनी है। जब तक आपके जहन में फैक्ट्री नहीं बैठेगी, आपके जहन में किचन नहीं बैठेगा, आपके जहन में तंदूर नहीं बैठेगा, आपके जहन में टेक्सटाइल की फैक्ट्री नहीं बैठेगी, केमिकल की फैक्ट्री आपके जहन में नहीं बैठेगी, उसका प्रोसेस आप इमेजिनेट नहीं करेंगे, तब तक ये सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आएगा। इसमें रट्टा तो है नहीं कि ये फॉर्मेट बना दिया, उसमें फिगरें डालो और ख़त्म। इसमें आपने हर केस को, हर सिचुएशन को समझना। एवरी टाइम रिक्वायरमेंट विल बी डिफरेंट। इसने नहीं कहना प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, प्रिपेयर कैश फ्लो, उतने डाटा जो मर्जी है, आउटकम एक ही होता है। इसमें हर दफ़ा उसने रिक्वायरमेंट बदल देनी है। डाटा ऊपर सेम नीचे, रिक्वायरमेंट बदलेगा तो आपका सवाल करने का अंदाज बदल जाएगा। तो हमने यहाँ पे जब कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे ना, एक तो हमारी अकल में इजाफा होगा, दूसरा हम इस पेपर में बेहतर परफॉर्म कर लेंगे। तो इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। हम इंशाल्लाह अपनी प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक इलस्ट्रेशन, आसान सी इलस्ट्रेशंस मैं आपसे शेयर करूंगा, उसको बुनियाद बना के हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल सवालों की तरफ जाएंगे। आपने क्या करना है जी, फोकस एंड हैबिट डेवलप करनी है कि आप थियरी पढ़ें। पूरी दुनिया आपको कहेगी ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है, आपने कहना नहीं सर जिशान ने कहा था थ्योरेटिकल है। पूरी दुनिया कहेगी न्यूमेरिकल, आपने कहना नहीं सर जिशान ने कहा था थ्योरेटिकल है। मैं भी कहूँगा कि न्यूमेरिकल है, तो आपने कहना सर वो आपने डब्बे में रेड किया हुआ था थ्योरेटिकल है। जो स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, उनके लिए पेपर आसान है, क्योंकि वो रूल्स भूल जाते हैं। हम क्लास में बताते हैं, लिखवाते हैं, लिखा हुआ देते हैं, बच्चा क्या करता है, कहते हैं सवाल बताएं सर, 50 सवाल, 100 सवाल, वो 2500 सवाल करने की क्यों में आदत है, लास्ट असाइनमेंट्स करने की आदत है, वो टीचर्स के बने हुए नोट्स करने की आदत है, वो टीचर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी आदत है। यानी वो 100 200 300 सवाल तो आम सी बात है ना आजकल बच्चों के लिए, पीआरसी में जो करते हैं। हमारे यहाँ पे बेटा हमें हैबिट डेवलप करनी है कि हम कॉन्सेप्ट्स को समझें। कॉन्सेप्ट्स को समझ गए तो हम 10 सवाल करके 1000 सवाल सॉल्व करने की कैपेसिटी बिल्ड कर लेंगे। तो हमने क्वालिटेटिव स्टडी करनी है, उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट्स को समझ के की पॉइंट्स बनाएगा कि ये मेरे लर्निंग आउटकम है, ये मेरे लर्निंग आउटकम है, ये लर्निंग आउटकम है, यही लर्निंग आउटकम है, सवाल में यही चीज़ें पूछी जाएंगी। मुझे सिर्फ सवाल में आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पूछी है। अगर मेरी लर्निंग आउटकम उस चैप्टर के 20 हैं, पेपर में हो सकता है 5 पूछे हों, 6 पूछे हों, लेकिन पूछे उसी 20 में से होंगे, तो मुझे वो 20 लर्निंग आउटकम समझने हैं ताकि उसी के अंदर हर तरह के सवाल सॉल्व हो जाए। तो बेटा इसमें थ्योरी पे फोकस करना है। मैं आपसे कंटेंट शेयर करता रहूँगा, आपने उसको पढ़ना है। किताब को बेस्ट फ्रेंड बना लें, हम माइका भी किताब यूज़ करेंगे, मैं मैथ्स यूजर यूज़ करूँगा, पास पेपर्स यूज़ करूँगा, और एक ACCA की किताब है F5 और F3 है गालिबन। ये 4-5 किताबों का जो मिक्सचर है वो मैं आपको दूंगा। मुझे जिस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए जो हेल्पिंग मटेरियल चाहिए होगा, आई विल शेयर विद यू गाइस इंशाल्लाह। वो आपकी स्क्रीन पे होगा। इतनी बुरी चुकी बनी
इतनी बुरी शक्ल क्यों बनाई है? ओके, हमारा जो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें पास पेपर सॉल्व करने की कैपेसिटी बिल्ड करनी है। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। हर सवाल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मुख्तलिफ, एवरी क्वेश्चन विल रिक्वायर यू अ डिफरेंट आंसर। सारा कुछ करने के बाद एंड पे जो रिजल्ट है वो किसी और फॉर्म में देना। जिस बच्चे को रिक्वायरमेंट नहीं समझ आएगी वो पेपर नहीं पास कर सकता। मैनी टाइम्स इन लास्ट 5 years मैंने हर टीचर के साथ तकरीबन काम किया, राइस में, CFE में, हेड स्किल्स में, बैक में पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं तकरीबन लाहौर के समझ लें कि 90% टीचर्स को जानता हूँ। सिर्फ एक टीचर है कॉस्ट अकाउंटिंग के, अब्दुल अजीम साहब, उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया। बाकी तमाम कॉस्ट के टीचर्स यहाँ मैं पढ़ा, यहाँ मैं उनके साथ वाइस प्रिंसिपल रहा हूँ, उनके पीछे बैक एंड सपोर्ट, या वो मेरे दोस्त हैं, या उस्ताद हैं, या दोस्त हैं, या मैनेजमेंट में मेरे साथ हैं। हर टीचर की क्लास में जब फीडबैक लेते हैं ना हम, बच्चा जिस चीज़ पे स्ट्रगल करता है, जब पेपर दे के आता है ना, उसके पास कोई ना कोई अफसोस करने वाली बात जरूर होती है, सर शिट मुझे ये रिक्वायरमेंट ही नहीं समझ आई। रिक्वायरमेंट समझ, सवाल तो मुझे आता था। यानी एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर आते हो, दोस्तों से डिस्कस करते हो, यार ये सवाल देखो ये आउट ऑफ सिलेबस आया होगा, नहीं ये तो EOQ कैलकुलेट करना था, जो ना कर कैसे पता चला, ऐसे ओ शिट ये तो मुझे आता था सवाल। तो ये जो अफसोस है ना, ये एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाके होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये होता है जिससे पेपर फील होता है, 1-2 सवाल छोड़ के आते हैं, सिर्फ किस वजह से, रिक्वायरमेंट नहीं समझ आई। तो पिछले 5-5.5 साल में आई यूज टू एक्सपीरियंस, बच्चा जब मेरे पास आता है ना पेपर डिस्कस करने के लिए, मैं कहता हूँ हाँ जी इसका क्या किया है, इसका क्या किया, इसका क्या किया है। 8 सवाल 9 सवाल होते हैं, 1 या 2 छोड़े होता है। मैंने ये क्यों छोड़े? सर समझ नहीं आई। बेटा ये तो ये लिखो, अच्छा सर ये तो मुझे आता था। तो बेटा जी आपने ऐसा नहीं करना, पहले दिन से ही अपना फोकस किस पे करना है, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग। मैं भी आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे फिर सवाल, पहले रिक्वायरमेंट फिर सवाल। पहले हमने पढ़नी पहले रिक्वायरमेंट है, सवाल ही बाद में पढ़ना। अगर मैं भी ड्यूरिंग द सेशन कभी पहले सवाल पढ़ लूँ ना, आपने कहना सर जी रिक्वायरमेंट पढ़ लें पहले। तो इस सब्जेक्ट की हैबिट ही क्या डेवलप करनी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग। जब आप रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी बिल्ड कर लेंगे, रिक्वायरमेंट समझ आ गई, फिर सवाल उसी तनाज़र में पढ़े होंगे। हर सवाल की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है और उसके मुताबिक सवाल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तीसरा जी, शैल मेक प्रिपेयर कॉमन फॉर्मेट्स, कुछ चैप्टर्स के बन जाते हैं और मैं बना दूंगा इंशाल्लाह। और हमें क्या करना है, सक्सेस फार्मूला, ये रेड से जो हाईलाइट किया हुआ है ना, दिस इज सक्सेस फार्मूला। एवरी ICAP पास पेपर 2013 से ऑनवर्ड, हर पास पेपर में एक ही फार्मूला, एक नंबर के अगेंस्ट यू हैव 1.7 मिनट्स। 10 नंबर का सवाल है तो कितने मिनट में होना चाहिए, 17 मिनट में। बच्चा क्या करता है, सवाल करने बैठता है, अगर वो करना गाने लाए ने, सामने मैच चल रहा है, किताब खोली हुई है, सवाल कर रहा है, 2 घंटे हो गए, एक सवाल नहीं होया। अगर तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है तो फिर इस अटैम्प्ट में हमें टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है। ICAP का जब भी सवाल करना है कैफ में, याद रखें मेरी बात, कैफ में CFAP में नंबर देखने से सवाल के कितने नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 1.7, उतने टाइम के अंदर सॉल्व करना, जितना हो गया, बाकी छोड़ दो। यानी दिस इज द की टू सक्सेस। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम परफॉर्म करना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने 2-2 घंटे एक सवाल पे लगाने हैं, 3-3 घंटे एक सवाल पे लगाने हैं, तो फिर आई एम सॉरी, यू कैन नॉट कंप्लीट द पेपर इन एग्जामिनेशन मार्क। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर आप इस फार्मूला से करेंगे तो यू विल बी वेरी जी। बच्चे मेरे से कंप्लेन करते, सर आपने आधे घंटे में किया, हम कैसे 12 मिनट में करें। बेटा मैंने तो सॉल्व भी करना है, मैंने साथ में समझाना भी है, पढ़ना भी है, और फिर जाके मुझे आधा घंटा लगना है। आपने तो सिर्फ सॉल्व करना है। और हमारी तो स्पीड, हम बाबे हो गए, हमारी तो स्पीड कम है, बाल चिट्टे हो गए सारे, हमारी स्पीड कम है। यू आर वेरी फास्ट, आपके प्रोसेसर बहुत तेज़ हैं। हम आपको समझा सकते हैं लेकिन हम आपकी तरह तेज़ काम नहीं कर सकते। यू आर वेरी एक्टिव एज कम्पेयर टू आवर जनरेशन, आप हमसे बेहतर वर्जन है। तो जो काम हम आधे घंटे में करते हैं आप शायद 10 मिनट में कर सकते हैं। तो बेटा आपने अपनी कैपेसिटी ही इस तरह से बिल्ड करनी है। नंबर्स ऑफ द क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय एलोकेटेड मार्क्स। तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी इजी फॉर यू। उसके बाद अगली बात, हर सवाल उसके मार्किंग स्कीम देखनी है। ICAP का पास पेपर मार्किंग स्कीम्स अवेलेबल हैं ICAP की वेबसाइट पे, आपके लॉगिन पे। एवरी पास पेपर व्हेन यू विल सॉल्व,
आपने उसकी मार्किंग स्कीम देखनी है, किस स्टेप के कितने नंबर थे। इससे क्या होगा, कल को जब मैं टेस्ट में सवाल सॉल्व कर रहा हूँगा या कर रही होंगी तो मुझे पता होगा कि किस स्टेप का 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 2.5 नंबर, आधा नंबर है। तो मैं अपने मार्क्स सिक्योर कर रहा हूँ। तो मुझे पेपर पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर चाहिए, 50। वो कैसे आएंगे, 1 1 2 2 आधा आधा नंबर कैप्चर करके। तो मैंने हर सवाल में, अगर 15 नंबर का सवाल है तो आई शुड नो कि इसमें किस वर्किंग के कितने नंबर है। मुझे ये कैसे पता चलेगा, आई कैप की मार्किंग स्कीम देख के पता चलेगा। आई कैप की मेहरबानी होने तो मार्किंग स्कीम देती है, हर फार्मूले का, हर स्टेप का वो मार्क देता है। ये आपको मार्किंग स्कीम आई कैप की वेबसाइट से मिलेगी। तो वेन एवर यू विल सॉल्व द पास पेपर, इट इज ऑब्लिगेशन, इट इज मैंडेटरी ऑब्लिगेशन फॉर यू कि आपने उसकी मार्किंग स्कीम देखनी है इफ़ यू वांट टू पास दिस पेपर विद मी। और इंशाल्लाह इस स्कीम से ऐसे पास होगा। 50 नंबर लेना इज नॉट अ बिग डील यार, आधा पेपर गलत करके भी ऐसी पास हो सकते हैं। और हमने यही देखना है कि सबसे पहले 50 मार्क्स सिक्योर हो, उसके बाद फिर हम देखिए आप क्लास में पेपर में आपका कॉन्फिडेंस किधर जाता है और सर्टिफिकेट मेरिट भी एम ही आ जाता है, क्योंकि आपको टेक्निक आ गई है ना, मिसबा की तरह सिंगल टिप, डबल सिंगल डबल, चौका जहाँ चौके की छक्का। जब बहुत आसान सवाल है छक्का मारो वो स्टेडियम से बाहर, जब मुश्किल सवाल है डिफिकल्ट बॉलर आ गया, सिंगल डबल, छोटे छोटे स्टेप से हमने उसके मुंह से मार्क्स छीनने। एग्जामिनर जैसे शेर के मुंह से गोश्त छीनने को कहते हैं ना, मुश्किल है, हमने एग्जामिनर से मार्क्स छीनने, 1 1 2 2 आधा आधा नंबर करके छीनने। वी विल स्कोर इंशाल्लाह, तो हमारा तो स्कोर बढ़ता रहेगा। तो ये हमें बेटा मार्किंग स्कीम बताएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल इग्नोर करते हैं, जो उनके लिए फेलियर का बायस बनते हैं, दैट इज, क्या कहता है एग्जामिनर, वो आपको बताता है कि आपके जो आबाओ अजदाद थे ना, जो आपके सीनियर थे, उन्होंने ये गलतियाँ की इस सवाल में। आपने पास पेपर किया सॉल्व, आपने उसकी मार्किंग स्कीम देखी, अपने नंबर लगाए और बस। ओ भाई, यहाँ से तो मुझे मेरी गलतियाँ पता चली ना, लेकिन अगर मैं एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि मेरे से पहले वाले जो सीनियर हैं उन्होंने क्या गलतियाँ की थी। यानी जो वो मिस्टेक जो पॉसिबली मैं भी कर सकता था या कर सकती थी, मुझे एग्जामिनर कमेंट से पता चल गया। नो, आई शुड अवॉइड दीज मिस्टेक्स इन दी फ्यूचर। तो मेरे सब्जेक्ट की ग्रिप और बेहतर हो जाएगी। तो बेटा जब भी पास पेपर सॉल्व करेंगे, अनटिल अनलेस के 13 से पहले के पास पेपर हैं, 2013 के पहले पास पेपर कोई सोल्यूशन नहीं है, 13 से ऑनवर्ड सोल्यूशन मार्किंग स्कीम एग्जामिनर कमेंट्स मौजूद है। तो आपने क्या करना है, हर पास पेपर के एग्जामिनर कमेंट जरूर पढ़ने, ठीक है। प्रॉमिस करते हैं मेरे साथ। वो जो मस्जिदों में मौलवी साहब आते हैं ना, कहते हैं कौन कौन मेरे साथ जाएगा चिल्ला पे, चले नियत ही कर लें। तो फिर नियत करने के लिए सारे लोग हाथ खड़ा करते हैं कि नियत का सवाब हो जाए। तो बेटा ये प्रॉमिस अपने साथ करें, मेरे साथ करेंगे तो आप पूरा नहीं कर सकते। अपने साथ प्रॉमिस करें कि हमने हर पास पेपर की एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम अगर देख ली, समझ ली, तो हमारा पेपर पास। तो हमें अपनी गलतियों का कहाँ से पता चलेगा, सोल्यूशन देख के, और किसी की गलतियों पॉसिबल मिस्टेक जो हम कर सकते हैं वो मार्किंग स्कीम से, एग्जामिनर कमेंट से पता चलेगा। तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स, उसकी मार्किंग स्कीम विद सजेस्टेड सोल्यूशन एंड एग्जामिनर कमेंट्स। जब आपके पास पेपर सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये मेरा चैप्टर प्रिपेयर है, तैयार है। हर पास पेपर, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के 5 7 पास पेपर्स करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अच्छा यार इसमें से मोस्टली यही चीज़ें पूछता है, हर दफ़ा उसने कोई नई चीज़ पूछनी है, लेकिन मेरे 70-80% तो मार्क्स सिक्योर हो गए। और कि 10-20% उसने कोई मैथमेटिक्स को इंग्लिश का तड़का लगाने लगाना, वो लगाएगा तो मेरे साथ या सबके साथ ही ऐसा। तो ये जो डब्बा बनाया ना, दिस इज़ योर पासिंग फार्मूला, ठीक है जी। तो आज जाके आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क ले लें मेरे से। आज का होमवर्क, सॉरी, हाँ जी, today's homework is cost of a cup of tea. This is your homework. इसमें आपने बताना है मटेरियल क्या यूज़ किया, उसकी कॉस्ट कितनी है, लेबर आवर्स, लेबर कॉस्ट, यानी अगर आपकी जगह कोई कुक बनाता तो उसको आपने एक चाय के अगेंस्ट, कप के अगेंस्ट तकरीबन कितने पैसे पे करने थे, रफ एस्टिमेट।
और ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड का मतलब है, मैं लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन ऑफ योर किचन इक्विपमेंट्स प्लस एज्यूम करें रेंट, अगर आप रेंट पे हैं तो उस एक कप में कितना टाइम लगा और उस पर कितना रेंट का पोर्शन बनता है, गैस कितनी आपने यूज़ की है, प्लस वाटर भी अगर आपने बर्तन धोने के लिए यूज़ किया है तो फ़िलहाल इतना काफ़ी है। और भी ऐड हो सकते थे ओवरहेड्स में, रिपेयर मेंटेनेंस पे ऐड, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपने ये 3 चीज़ों की कॉस्ट रफ एस्टीमेट मुझे बताना है कि एक चाय का कप जो आप पीते हैं वो आपको कितने में कॉस्ट करता है। ये आपका आज का होमवर्क है। आपसे पहले वाले जो स्टूडेंट्स ने किया वो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। उनसे मैंने सिर्फ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करवाई थी और आप तो माशाल्लाह उनसे सियाने हैं, आप तो ज़्यादा कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, ये सब ने अलग अलग मुझे कीमतें बताई और ये उनकी अमाउंट आ गई। किसी का 50 रुपये का कप बन रहा था, किसी का 44 का, किसी का 33 का, किसी का 46 का। अब इसमें कॉस्ट किस किस चीज़ की ऐड की, मिल्क, शुगर, वाटर, टी लीव्स यानी वो जो पत्ती है, और मिसलेनियस तमाम चीज़ें ऐड की। हर किसी का चाय का कप अलग अलग पैसों में कॉस्ट कर रहा था। अब आपने देखना आपका चाय का कप कितने में कॉस्ट करता है। आपको चैलेंज क्या आएगा, क्वांटिटी कितनी यूज़ की, मिल्क की, उसका रेट कितना था और उसकी अमाउंट कितनी बनती है। 3 चीज़ें आपको एवरी टाइम चाहिए होगी। क्वांटिटी, ये 3 कॉलम्स में सबकी कॉस्ट बनाइएगा, मिल्क की, पत्ती की, चीनी की, और इसके अलावा जो भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, कितनी क्वांटिटी यूज़ की, उस क्वांटिटी का रेट क्या था पर केजी, हम वट एवर, और आपको कितने में कॉस्ट कर रहा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।